भारत में श्रम संघों के विकास के लिए सुझाव। सजेशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। भारत में श्रम संघ आंदोलन अभी तक विकासशील अवस्था में है। अब इसे पुनः विकसित करना है। श्रम संघों में एकता का सूत्रपात करना है। श्रम संघों को कुशल नेतृत्व प्रदान करना है तथा श्रमिकों के उत्थान में श्रम संघों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। ऐसी स्थिति में श्रम संघों को पूर्ण रूप से विकसित करना होगा। सर्वगिरी वीवी गिरी ने कहा है कि श्रम संघ आंदोलन में एकता, शांति तथा चेतना लाने की आवश्यकता है, जिससे श्रमिक सेवायोजकों के साथ समान रूप से सौदेबाजी के योग्य हो सके। अनेक श्रम संघों, विशेषज्ञों, श्रम नेताओं तथा लेखकों ने श्रम आंदोलन के विकास के लिए अनेक सुझाव दिए हैं। अब हम इनका अध्ययन करते हैं। पहला, एक उद्योग में एक ही श्रम संघ। भारत में श्रम संघों के विकास के लिए सबसे पहले ये सुझाव दिया जा सकता है कि एक संपूर्ण उद्योग के लिए एक ही श्रम संघ होना चाहिए। एक ही उद्योग में अनेक श्रम संघों के होने से श्रम संघों में आपसी मतभेद होने लगते हैं, जिससे श्रम संघों के सभी के पांव पर ही कुल्हाड़ी पड़ती है। इससे उनकी सौदेबाजी की क्षमता कम हो जाती है और वे अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए सर्वगिरी वीवी गिरी ने भी एक सुझाव दिया था, एक ही उद्योग में एक ही श्रम संघ होना चाहिए, यानी वन यूनियन इन वन इंडस्ट्री। किंतु दुख की बात है कि हमारे श्रमिक इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए 16वें भारतीय लेबर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए श्री गुलजार लाल जी नंदा ने 1958 में कहा था कि भारत में एक उद्योग में एक श्रम संघ तब तक नहीं बन सकता जब तक कि श्रम संघों को राजनीति से दूर नहीं रखा जाएगा। दूसरा सुझाव है अंतर संघीय संघर्षों की समाप्ति। भारत में विभिन्न श्रम संघों में आपसी संघर्ष चलता रहता है, अतः उस संघर्ष को समाप्त किया जाना चाहिए ताकि उनके संगठन को सशक्त बनाया जा सके। अंतर संघीय संघर्षों की समाप्ति के लिए देश के चारों केंद्रीय श्रम संघों ने 1958 में तत्कालीन रक्षा मंत्री के से एक आचार संहिता निर्माण किया, जो निम्नलिखित प्रकार है। श्रमिकों को श्रम संघ के चुनाव की क्षमता दी जाए, उसे किसी संघ विशेष की सदस्यता के लिए बाध्य नहीं किया जाए। एक श्रमिक एक से अधिक श्रम संघों का सदस्य न हो। श्रम संघों को पूर्णतः प्रजातांत्रिक आधारों पर चलाया जाए। श्रमिकों की अज्ञानता एवं अशिक्षा का श्रम संघ कोई लाभ नहीं उठाएंगे तथा अनावश्यक मांगों के लिए हड़ताल नहीं की जाए। संप्रदायवाद, प्रांतीयवाद तथा भाई भतीजावाद से श्रम संघों को दूर रखा जाए। श्रम संघों के आपसी मामलों में उत्पीड़न एवं हिंसा का प्रयोग न हो। वास्तव में इस आचार संहिता का आज भी पालन किया जाए तो अंतर संघीय संघर्षों का अंत संभव है। नेक्स्ट सुझाव, बाह्य पक्षकारों की समाप्ति। यद्यपि सत्य है कि भारतीय श्रम आंदोलन को बाह्य नेतृत्व न मिला होता तो शायद आज भी इस वर्तमान स्तर तक नहीं पहुंचा होता, किंतु अब इनके भावी विकास के लिए बाह्य पक्षकारों का सेव कम करना चाहिए तथा आंतरिक नेतृत्व का विकास करना चाहिए। बाह्य नेतृत्व को कम करने के संबंध में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने कुछ सुझाव दिए हैं, जिनका हम पहले से ही उल्लेख कर चुके हैं, को अपनाना चाहिए। राजनीति से परे। भारतीय श्रम संघों के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि श्रम संघों को राजनीति दूर रखा जाए। राजनीतिक नेता अपने स्वार्थ के लिए इन श्रम संघों का दुरुपयोग करते हैं, इसी प्रवृत्ति को समाप्त किया जाए। प्रोफेसर कीनन ने भारतीय श्रम संघों को एक सुझाव देते हुए कहा था कि भारतीय श्रम संघों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। श्रम संघों को अपने स्वयं की विचारधारा रखनी चाहिए तथा अपनी विचारधारा में सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। इस संबंध में सर्वगिरी वीवी गिरी ने भी कहा कि श्रम संघ के नेताओं तथा पार्टी के नेताओं को इस बात का पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि श्रमिकों के उचित हितों की भली न हो। अब है नेक्स्ट सुझाव, संप्रदायवाद से दूर रखना। भारत में श्रम संघ आंदोलन के विकास में एक बड़ी बाधा यह भी रही है कि श्रम संघों में जातीय व संप्रदायवाद का आ गया है। अतः श्रम आंदोलन के विकास के लिए अनिवार्य है कि इस आंदोलन को जातीय व संप्रदायवाद से मुक्त रखा जाए। फिर नेक्स्ट है कल्याणकारी कोषों की स्थापना। श्रम संघों को अपने कुछ कल्याणकारी कोषों की स्थापना करनी चाहिए ताकि वे इन कोषों से श्रमिकों के हितों के लिए कुछ कल्याणकारी व्यवस्थाएं कर सके तक कठिनाई में आर्थिक सहायता दे सके। इससे श्रमिक श्रम संघ को केवल हड़ताल का साधन नहीं समझेंगे बल्कि उनके हितार्थ एक संघ के रूप में समझेंगे।
आंदोलन कोष की स्थापना। भारतीय श्रमिक बहुत निर्धन है, वह सुबह कमाता है तो शाम को खाता है, और वो शाम को कमाता है वह सुबह खाता है। इस स्थिति में आंदोलन के काल में उनका पेट पालना कठिन हो जाता है। अतः श्रम आंदोलन की सफलता खतरे में पड़ जाती है। अतः श्रम संघों को पहले से ही आंदोलन कोष का निर्माण कर लेना चाहिए। श्रमिकों को प्रशिक्षण। श्रम आंदोलन के विकास के लिए श्रमिकों को श्रम आंदोलन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रशिक्षण देना भी परमावश्यक है। श्रमिकों में से चुने गए उनके नेताओं को भी उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे आधुनिक सौदेबाजी की विधियों एवं प्रक्रियाओं से भली प्रकार अवगत हो सके। 100% सदस्यता। श्रम संघों की सदस्यता 100% होनी चाहिए, अर्थात उद्योग के सभी श्रमिक श्रम संघों के सदस्य होने चाहिए। इससे एकता आती है, एक सबके लिए सब एक के लिए की भावना का विकास होता है। इससे श्रम संघ अधिक सशक्त एवं दृढ़ होते हैं। नेक्स्ट है वेतनिक पदाधिकारी। श्रम संघों में अब तक अवैतनिक नेता नेतृत्व करते रहे हैं, जो वेतन के अभाव में श्रम संघ के विकास में पूर्ण ध्यान नहीं दे पाए हैं। अतः श्रम संघों में वेतनिक पदाधिकारी नियुक्त किए जाने चाहिए। उचित एवं उत्तरदायी नेतृत्व। श्रम संघों के नेता चुनने में पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। नेता श्रमिकों से तो हुई ही, किंतु उचित एवं पूर्ण उत्तरदायी भी हो। वे श्रमिकों के हितों को सर्वोपरि समझते हो तो अपने वादों को पूरा करने की क्षमता रखते हो। अमेरिका की AFL-CIO स्पेशल काउंसिल के अनुसार श्रम संघ के पदाधिकारी का श्रम संघ में ऐसा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए जो श्रम प्रतिनिधि के रूप में उसके कर्तव्यों के विरोधी प्रतीत होते हो। नेक्स्ट है हड़ताली प्रवृत्ति पर रोक। प्राय देखा जाता है कि भारत में श्रम संघ कई छोटी बातों लेकर हड़ताल पर उतर जाते हैं। वे हड़ताल के परिणाम को सोचे बिना ही हड़ताल प्रारंभ कर देते हैं। इससे श्रमिकों को जनता की सहानुभूति नहीं मिल पाती है और आंदोलन विफल हो जाता है। इससे श्रम संघों की प्रगति भी रुक जाती है। अतः हड़ताल तभी करनी चाहिए जबकि विवाद के हल्के सभी प्रयास विफल हो जाए। जनमत का समर्थन। हम पहले भी कह चुके हैं, हड़ताल तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि हड़ताल को जनता की सहानुभूति न मिले। हड़ताल जनता की नज़रों में उचित होनी चाहिए। जनता हड़ताल के समय परेशान हो बल्कि आंदोलन में सहयोग दे सके। नियोक्ताओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन। श्रम संघों के आंदोलन की सफलता के लिए नियोक्ताओं के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाना अति आवश्यक है। उनको श्रमिकों के साथ सहयोगपूर्ण एवं मानवीय व्यवहार रखना चाहिए। आपसी विचार विमर्श द्वारा श्रमिकों के विवादों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। उन्हीं श्रम संघों को लड़ाका संगठन के स्थान पर श्रमिकों के कल्याण का संगठन समझना चाहिए। सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन। सरकार को भी श्रम संघों के प्रति अपने दृष्टिकोण परिवर्तन करना चाहिए। सरकार को अपने श्रम नीति इस प्रकार बनानी चाहिए जिससे श्रम संघों के विकास को गति मिले। श्रम संघों को आर्थिक सहायता देकर भी इनका विकास किया जाना चाहिए। अब है सरकार एवं श्रम संघ आंदोलन, गवर्नमेंट एंड ट्रेड यूनियन मूवमेंट। भारत सरकार ने श्रम संघों के महत्व को बहुत पहले स्वीकार कर लिया था। सन 1926 में श्रम संघ अधिनियम पारित करके श्रम संघ आंदोलन को गति प्रदान की थी। तब से सरकार ने श्रम आंदोलन को महत्व देती जा रही है। सन 1939-40 में राष्ट्रीय योजना आयोग ने श्रम संघों के महत्व को प्रकट करते हुए लिखा है कि श्रमिकों को अनिवार्य रूप से संगठित होना चाहिए। जिस प्रकार अनिवार्य रूप से शिक्षा देना तथा टीके लगाना उनके हित में है, ठीक उसी प्रकार संगठित होना भी उनके हित में है। समता प्राप्ति के बाद श्रम संघों के विकास के लिए और प्रयत्न किए गए। प्रथम पंच योजना में स्वीकार किया गया कि श्रमिकों को अपने हितों तथा अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपूर्ण कार्रवाई के लिए संगठित रहना चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में श्रम संघों के महत्व को स्वीकार किया गया तथा श्रमिकों की विभिन्न हितों के महत्व को स्पष्ट किया गया। श्रम आंदोलन के संबंध में हमारी सरकार की नीति निम्न तथ्यों पर आधारित है। पहला, राज्य और समाज के हितों का संरक्षण तथा उनके कल्याण के प्रति उत्तरदायी है। श्रमिकों के साथ न्याय न होने पर श्रमिकों को शांतिपूर्वक प्रत्यक्ष कार्रवाई का अधिकार है। आपसी समझौते, सामूहिक सौदेबाजी तथा पंच निर्णयों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। निर्बल पक्षकार को बचाना सरकार का कर्तव्य है। सरकार औद्योगिक शांति को बनाए रखने का प्रयास करेगी। सरकार समाज की आर्थिक आवश्यकताओं को उत्तम विधि से पूरा करने के लिए श्रमिकों व सहयोजकों में रचनात्मक सहयोग स्थापित करने का प्रयास करेगी। सरकार श्रमिकों को उचित मजदूरी प्रदान करने का प्रयास करेगी। सरकार श्रमिकों के कल्याण एवं समाज सुरक्षा के प्रयास करेगी। सरकार कारखाने में उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करेगी। सरकार श्रमिकों की उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास करेगी। राज्य नियमों को उचित रूप से लागू करेगी।
श्रमिकों को उद्योग में अधिकाधिक हिस्सेदारी दिलाने का प्रयत्न किया जाएगा। सरकार औद्योगिक विवादों के निपटारे में त्रिपक्षीय परामर्श को प्राथमिकता देगी। राष्ट्रीय श्रम आयोग और श्रम संघ। राष्ट्रीय श्रम आयोग और श्रम संघ, नेशनल कमीशन ऑन लेबर एंड ट्रेड यूनियंस। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने श्रम संघों के विकास के लिए अनेक सिफारिशें की है। श्रम संगठन के संबंध में आयोग ने सिफारिश की कि कला व्यवसाय संघों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इन्हीं औद्योगिक संघों में सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए। साथ ही सेंटर कम इंडस्ट्री और नेशनल इंडस्ट्री फेडरेशन की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। श्रम संघों के नेतृत्व के संबंध में आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की है। पहली, श्रम संघों की कार्यकारिणी। श्रम संघों की कार्यकारिणी में गैर कर्मचारियों को सम्मिलित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आंतरिक नेतृत्व के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने जाने चाहिए, जैसे उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपा जाना चाहिए। भूतपूर्व कर्मचारियों को भारी व्यक्तियों के रूप में नहीं मानना चाहिए। श्रम संघों की कार्यकारिणी में भारी व्यक्तियों को प्रवेश देने के लिए अनुमति सीमा निर्धारित करनी चाहिए। आंतरिक नेतृत्व को विक्टिमाइजेशन की सीमा के बाहर रखा जाना चाहिए। न्यूनतम सदस्यता शुल्क ₹1 प्रति माह कर दिया जाना चाहिए। निम्न दशाओं में श्रम संघों के पंजीकरण को निश्चित कर देना चाहिए। पहला, निर्धारित न्यूनतम सदस्य संख्या जो वर्तमान में 7 है से कम हो जाने पर, श्रम संघों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर, और श्रम संघ के पंजीकरण निश्चित होने की तिथि से 6 माह तक पुनः पंजीकरण पर विचार नहीं करना चाहिए। अब है भारत में श्रम आंदोलन में आधुनिक प्रवृत्तियाँ। रिसेंट ट्रेंड्स इन लेबर मूवमेंट इन इंडिया। भारतीय श्रम आंदोलन में वर्तमान में जो प्रवृत्तियाँ दिखाई दे रही है उनमें से कुछ एक निम्नानुसार है। पहली, भारत का अधिकांश श्रम असंगठित है, जिसमें से अधिकांश लगभग 80% गाँव में रहते हैं। भारत के संगठित क्षेत्र में लगभग 3 करोड़ व्यक्ति नियोजित है। इनमें से लगभग 2.5 करोड़ व्यक्तियों के श्रम संघों के सदस्य होने का अनुमान लगाया गया है। भारत में सन 1980 में 10 समानता प्राप्त केंद्रीय श्रम संगठन थे, जिनसे 6,543 श्रम संघ सम्मत थे तथा उनमें 61.27 लाख सदस्य केंद्रीय श्रम आयोग द्वारा स्थापित किए गए थे। सन 1999 के आंकड़ों के आधार पर केंद्रीय श्रम आयोग ने 12 राष्ट्रीय श्रम संगठनों को मान्यता प्रदान की है और इन केंद्रीय संगठनों ने अपनी सदस्य संख्या लगभग 2.5 करोड़ होने का दावा किया है। भारत में आज भी सभी राज्यों में श्रम संघों का विकास समान गति से नहीं हो पाया है। श्रम संघों की संख्या की दृष्टि से तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात राज्य का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है 1989 के अनुसार। उद्योगों में भी श्रम संघों की संख्या में समानता देखने को नहीं मिलती है। श्रम संघ विनिर्माण उद्योगों में थे। सर्वाधिक श्रम संघ विनिर्माण उद्योगों में थे। इसके बाद सेवा उद्योगों में, परिवहन, भंडारण, संचार, बीमा, वित्त, संपदा व्यवसाय में श्रम संघों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। और वर्तमान 1990 के हिसाब से देश में लगभग 52,000 श्रम संघ है, किंतु इनमें से केवल 8,828 श्रम संघों ने अपनी वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की थी। इनमें इनके 70 लाख सदस्य हैं। देश के लगभग 52,000 श्रम संघों में से लगभग 16,000 श्रम संघ ही देश के केंद्रीय श्रम संघों से संबंध है। इस प्रकार अधिकांश श्रम संघ स्वतंत्र रूप से ही अपना कार्य कर रहे हैं। विवरणी प्रस्तुत करने वाले श्रम संघों की सदस्यता का औसत निकाला जाए तो श्रम संघों में औसत रूप से 1,000 से भी कम सदस्य हैं। भारत में निजी क्षेत्र के उपक्रमों के श्रम संघों की अपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के श्रम संघों में सदस्यता अधिक है। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग 90% कर्मचारी श्रम संघों के सदस्य हैं, जबकि निजी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों में से लगभग 30% ही श्रम संघों के सदस्य हैं। भारत के श्रम संघों में महिला सदस्यता में वृद्धि हो रही है। वर्तमान दशक में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया में श्रम संघों की सदस्यता में कमी आने की संभावना है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं के कारण ऐसा हो सकता है। भारत में त्रिपक्षीय समझौतों के स्थान पर द्विपक्षीय समझौतों, सामूहिक सौदेबाजी को भी अपनाया जाने लगा है। श्रम संघ सब ही परिवर्तित होते जा रहे हैं। वे परंपरागत कार्यों, हड़तालों के स्थान पर नए कल्याणकारी, प्रातिनिधिक, विकासात्मक, शोध आदि कार्यों को करने लगे हैं। श्रम संघों के प्रति समाज का दृष्टिकोण भी सने बदल रहा है। पहले जनसाधारण की श्रम संघों के प्रति ये धारणा थी कि ये अशांति उत्पन्न करने वाले संस्थाएं हैं, जबकि अब इन्हीं प्रकृति के साधक के रूप में देखा जाता है। श्रमिकों एवं श्रम संघों की रुचि राजनीति की ओर भी बढ़ने लगी है।
ये स्थानीय प्रशासन, विधानसभा तथा लोकसभा में अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजने की सिफारिश करने लगे हैं। श्रम संघों की पुरानी झगड़ालू प्रवृत्ति समाप्त होती जा रही है तथा वे अब अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से व्यवहार करने लगे हैं। हड़तालों की संख्या कम होने लगी है। अब हड़ताल को कुछ श्रम संघ बहुत कम अपनाते हैं। भारत में अब स्थायी श्रम संगठन बनने लगे हैं। श्रम संगठनों में बाह्य नेतृत्व भी घटता जा रहा है और श्रम संघों के सदस्यों को नेतृत्व की क्रियाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाने लगा है। इस प्रकार भारत में श्रम आंदोलन की प्रवृत्तियाँ आधुनिक पनप रही है।